बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसडीईओ पीरा का आज पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अंडर द पीरा एक्ट 2024 हु अपॉइंट्स द एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी। अब जो अथॉरिटी के एम्प्लॉयज होंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा? तो यहां पे सबसे पहले ये याद रखो कि सेक्शन याद रखना है, क्योंकि सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछता है। तो सेक्शन 11 जो है, सेक्शन 11 ये क्या करता है? ये सेक्शन 11 अपॉइंट करता है किसको? एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी को। अब इसमें अगर आप देखो कि इसमें करेगा कौन, तो यहां पे देखो द अथॉरिटी में, अथॉरिटी खुद करेगी या किसके थ्रू करेगी? थ्रू डायरेक्टर जनरल जो डीजी होगा उसके थ्रू, या ऑथराइज्ड ऑफिसर के थ्रू क्या करेगी? एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी क्या करेगी? उनको अपॉइंट किया जाएगा। अब यहां पे देखो क्या कह रहे हैं, द अथॉरिटी में, अथॉरिटी खुद ऑन इट्स ओन, यानी कि वो खुद भी कर सकती है, और थ्रू डायरेक्टर जनरल, या वो डायरेक्टर जनरल के जरिए भी क्या कर सकती है? वो अपॉइंट करा सकती है, या उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर के जरिए वो करा सकती है। ये ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है, ये ऑथराइज्ड ऑफिसर ये कौन से स्केल का होता है? ये स्केल 18 या उससे ज्यादा का, स्केल 18 याद रखेगा, ये आगे आएगा, ये आगे भी मतलब मैं आपको बताऊंगा। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर के जरिए भी करवा सकती है। जो डीजी होता है ना, डीजी ये 19 स्केल या उससे अबव होता है, 19 स्केल या उससे अबव। तो इनके जरिए वो क्या कर सकती है? वो क्या कर सकती है? अपॉइंट कर सकती है। अपॉइंट सच एम्प्लॉयज एज मे बी कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस के लिए क्या है? जरूरत है, या जब भी उनको जरूरत पड़ेगी वो उनको क्या करेगी? वो उनको अपॉइंट करवाएगी। और फिर इसी तरीके से या उसके फंक्शंस के लिए इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स, और फिर वो टर्म्स एंड कंडीशंस तो होंगी, एंड कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड अनटिल सो प्रेस्क्राइब्ड एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। अब यहां पे बार बार गवर्नमेंट जब भी कह रहा है तो गवर्नमेंट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट का मतलब है पंजाब गवर्नमेंट, तो ये भी याद रखिएगा। अब यहां पे फिर आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि जब उन एम्प्लॉयज को उसने क्या करना है? अपॉइंट करना है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? अथॉरिटी में बाय रेगुलेशंस, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनेंगे फिर, और साथ में प्रोवाइड फॉर एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, यानी कि उन एम्प्लॉयज की अकाउंटेबिलिटी या उनकी परफॉर्मेंस, उनके डिसिप्लिन वगैरह को भी मेंटेन करेगी। और फिर इसी तरीके से आगे क्या कह रहा है? द अथॉरिटी में लैंड, लैंड मतलब लेना, किसी और से ले लेना, किसी और डिपार्टमेंट से ले लेना, या बारो करना डेपुटेशन पे, यानी कि डेपुटेशन की बात करेगा। तो लैंड और बारो मे ऑफ इट्स एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ एनी अदर डिपार्टमेंट, यानी कि वो किसी और डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे ले सकती है। वो कह सकती है कि हमें इस टाइम क्या है? इस टाइम जरूरत है, लिहाजा आप क्या करो? आप हमें ये दो, आप में ये मुलाजमीन जो है वो दो, ताकि हमारा जो काम है वो ना रुके। तो यहां पे यही कह रहा है, द अथॉरिटी मे लैंड और बारो एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ द एनी अदर डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन बेसिस एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो पॉलिसी कौन बनाएगी? जो पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, उसके तहत वो उनको ले सकती है। और ये पॉलिसी कौन बनाएगा? कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी? पंजाब गवर्नमेंट बनाएगी। कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी? पंजाब गवर्नमेंट बनाएगी। फिर इससे आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, द अथॉरिटी मे बाय एन ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। अब देखो अथॉरिटी क्या करेगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोर्ड बनाएगी, जिसको क्या कहा जाएगा? जिसको कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड का आ जाएगा। और ये कहां होंगे? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, ये जिले की सतह पे होंगे। अब यहां पे ये याद रखिएगा, ये कौन से चैप्टर में जिक्र है? चैप्टर 3 में जिक्र है। चैप्टर 3 किसकी बात करेगा? चैप्टर 3 जो है वो डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड की बात करेगा। फिर यहां पे देखो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 क्या कह रहा है? सेक्शन 12 यही कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। अब इसकी जब हम बात करते हैं, ये जो बोर्ड होगा, द अथॉरिटी में बाय एन ऑर्डर, वो ऑर्डर देगी, कॉन्स्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। कहां होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, विद फॉलोइंग कंपोजिशन। और ये जो बोर्ड होगा ये किस पर मुश्तमिल होगा?
ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोर्ड होगा वो किस पर मुश्तमिल होगा, फिर उनकी बात कर रहे हैं। अब यहां पे देखो, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर होगा, जो उस जिले का डिप्टी कमिश्नर होगा, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर होगा, वो क्या होगा, वो इस बोर्ड का चेयरपर्सन होगा। वो इस बोर्ड का क्या होगा, इस बोर्ड का चेयरपर्सन होगा। और फिर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ, डीपीओ जो है वो इसका क्या होगा, इसका मेंबर होगा। और फिर डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड लॉज, जो शेड्यूल्ड लॉज यहां पे गिवन है वो कितने हैं, वो आगे चल के फिर बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो उन शेड्यूल्ड लॉज के तहत जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स होंगे उन डिपार्टमेंट के, वो भी क्या होंगे, वो भी इसके मेंबर्स होंगे, वो भी क्या होंगे, वो भी इसके मेंबर्स होंगे। फिर कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो भी इस बोर्ड का मेंबर होगा। और जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, वो भी इसका मेंबर होगा। फिर इसी तरीके से जो एडीसी होता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जो जनरल ब्रांच का होता है, वो क्या होगा, वो इसका मेंबर होगा या इसका सेक्रेटरी भी होगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये डिप्टी कमिश्नर और इसकी बात याद रखना, क्योंकि वो तो चेयरपर्सन है और ये क्या है, ये सेक्रेटरी है या मेंबर भी होगा। ये किसका, बोर्ड का, अथॉरिटी का नहीं, बोर्ड का, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगी। फिर यहां पे देखो आगे क्या कह रहा है, एनी अदर एक्सपर्ट कोऑप्टेड फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि कोई ऐसे मुलाजमीन जब उनकी जरूरत होगी तो उसको भी क्या कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर से उनको लिया जा सकता है। और वो भी क्या होंगे, वो भी इसके मेंबर होंगे, वो भी क्या होंगे, वो भी इसके मेंबर होंगे। ये बोर्ड की बात कर रहा है। बोर्ड किस सतह पे बनेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा। अब यहां पे फिर मैं आपको बता देता हूं, डिप्टी कमिश्नर याद रखना है, डीपीओ याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड लॉज याद रखने हैं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को याद करना है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को याद करना है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो जनरल ब्रांच का होगा, और ये सेक्रेटरी भी होगा साथ। और फिर यहां पे बाकी किसी और पब्लिक या प्राइवेट जो क्या होंगे, सेक्टर्स होंगे, उनसे किसी भी शख्स को लिया जा सकता है, इसमें शामिल किया जा सकता है। इसको कहा जा सकता है कि आप हमारे लिए क्या हो, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हो और आप क्या करो, आप इस बोर्ड के मेंबर बन जाओ। फिर इसके बाद अब आगे क्या कहेगा, जब आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, द अथॉरिटी में बाय एन ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यही था जो अभी मैंने आपको बताया। अब इसी में आप देखो कि इनका हेडक्वार्टर कहां होगा, इनका हेडक्वार्टर कहां होगा। तो बोर्ड का जो हेडक्वार्टर होगा वो डिस्ट्रिक्ट में होगा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कहलाएगा। जैसे अथॉरिटी का कहां है, अथॉरिटी का लाहौर में, बोर्ड का कहां होगा, बोर्ड का कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में होगा। कहां होगा, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में होगा। और फिर बोर्ड की जब हम बात करते थे, बोर्ड शैल मीट एट सच डेट टाइम एंड प्लेस, और ये आपको पता होना चाहिए कि अथॉरिटी की भी मीटिंग इसी तरीके से बुलाई जाती है, और यहां पे भी वही बात कर रहा है। और फिर यहां पे देखो, एंड शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर विद रिगार्ड टू ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस एंड मीटिंग्स एज द अथॉरिटी मे डिटरमाइन। अथॉरिटी की बात करूं, देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है, इस तरह से याद रखो, इस तरह से याद रखो कि ये जो है टॉप लेवल पे कौन है, टॉप लेवल पे जो है वो अथॉरिटी है। टॉप लेवल पे कौन है, अथॉरिटी है। टॉप लेवल पे अथॉरिटी है। जो भी डिसीजन करने हैं, जैसे आपका सर है, सर देखो, सर की बात करते तो इसमें आपका दिमाग है, आपका दिमाग क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। तो अथॉरिटी क्या करेगी, अथॉरिटी सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो क्या करेगी, वो लेगी। अब या क्या करेगी, रूल्स बनाएगी, रेगुलेशंस वगैरह, जो आगे मतलब इस लॉ के तहत मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि रूल्स कौन बनाएगा वो आगे आएगा, इसी लॉ में आएगा। तो अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी जो है वो डिसीजंस वगैरह बनाएगी या डिसीजंस करेगी। अब उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट तो कराना है, तो इंप्लीमेंट जब कराना है तो वो बोर्ड, आप याद रखो कि नीचे जो बोर्ड होगा, जो अथॉरिटी उसको कहेगी, जो उसको इंस्ट्रक्शंस देगी, वो क्या करेगा, बोर्ड उसको फिर निचली सतह पे इंप्लीमेंट कराएगा। वो बनाएंगे, ये इंप्लीमेंट कराएंगे। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, फिर यही कह रहा था, मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी प्रेजाइडेड ओवर बाय इट्स चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन कौन है, अभी बता के आया हूं, चेयरपर्सन कौन है अभी बताया है। या
आर इन हिज एब्सेंस, इसकी गैर मौजूदगी में, बाई अ मेंबर नॉमिनेटेड बाई हिम, जो ये बंदा कहेगा कि इस बंदे ने प्रिजाइड करना है तो वो बंदा क्या होगा, प्रिजाइड करेगा, अगर ये मौजूद नहीं है तो। फिर इसी तरीके से आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, द कोरम फॉर अ मीटिंग, मीटिंग का जो कोरम होगा ऑफ द बोर्ड शैल बी 1/2, वहां पे भी अथॉरिटी का भी 1/2 था, यहां पे बोर्ड का भी 1/2 है। टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर्स फॉर एग्जांपल 10 हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, वहां पे 18 हैं, यहां पे फॉर एग्जांपल 10 हैं, तो इसका हाफ निकाल लो, यानी कि कोरम कितने बंदे का होना चाहिए, 5 बंदों का कोरम लाजमी होना चाहिए। और यहां पे देखो द सेक्रेटरी, अब सेक्रेटरी कौन सा, जो अब भी बता के आऊं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, वो क्या होगा, वो सेक्रेटरी होगा। वो सेक्रेटरी क्या करेगा, ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेयरपर्सन, किसके, डिप्टी कमिश्नर की, जो मतलब वो है डिप्टी कमिश्नर है, उसकी डायरेक्शंस पे क्या करेगा, वो कॉल करेगा, क्या कॉल करेगा, एक मीटिंग को कॉल करेगा, किसकी मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग को। और फिर आगे क्या कह रहा है, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, यानी कि अब बोर्ड जो भी फैसले करेगा वो क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे वो करेगा। जैसे अथॉरिटी में क्या क्या था, अथॉरिटी में भी यही था कि मेजॉरिटी क्या करेगी, जो फैसला करेगी उसके तहत डिसीजंस लिए जाएंगे। अब यहां पे देखो फॉर एग्जांपल 10 बंदे हैं, 10 बंदों में से 5 ने क्या किया, यस किया, 5 ने नो किया, तो अब ये तो टाई हो गया। जब ये टाई हो गया तो इसका फैसला कैसे होगा, फिर इसका फैसला ये होगा, एक तो ये वोट करेंगे एंड इन द इवेंट ऑफ इक्वलिटी, अब वही बात आ गई, इक्वलिटी ऑफ वोट, यानी कि 5 यस को है 5 नो को है। फिर क्या होगा, द चेयरपर्सन आर इन हिज एब्सेंस, चेयरपर्सन या उसकी गैर मौजूदगी में, द मेंबर प्रेजाइडिंग ओवर, जो मेंबर उस टाइम सदारत कर रहा है, दैट मीटिंग, उस मीटिंग की, एज द केस में बी शैल हैव अ कास्टिंग वोट, तो जो मतलब प्रेजाइड कर रहा होगा, जो सदारत कर रहा होगा, उसके पास क्या होगा, उसके पास एक कास्टिंग वोट होगा, उसके पास क्या होगा, एक कास्टिंग वोट होगा। वो उस कास्टिंग वोट के जरिए क्या करेगा, वो उस कास्टिंग वोट के जरिए क्या करेगा, या यस करेगा या नो करेगा। ये कास्टिंग वोट जो होता है ये एक्स्ट्रा वोट होता है, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा वोट होता है, यानी कि इनके पास इख्तियारात है, जो प्रेसाइड कर रहा होगा उसके पास। और फिर यहां पे देखो, यहां पे वो क्या कह रहा है, यहां पे फिर ये कह रहा है, द सेक्रेटरी शैल मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द मिनट्स एंड डिसीजन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड जितने भी डिसीजन करेगा, जो भी फैसले लेगा, तो वो उस मीटिंग के अंदर, उस मीटिंग का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल है वो करेगा। फिर इसी तरीके से आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसमें कौन सा बन सकता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, अंडर द पीरा एक्ट 2024 हु अपॉइंट्स द हियरिंग ऑफिसर। अब हियरिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, हियरिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा, अथॉरिटी करेगी। अब हियरिंग ऑफिसर किस सेक्शन के तहत होगा, सेक्शन 16 के तहत, सेक्शन 16 के तहत। अब हियरिंग ऑफिसर की जब बात करते हैं, ये चैप्टर 4 याद रखिएगा। अब हियरिंग ऑफिसर की जब बात करते हैं तो द अथॉरिटी शैल अपॉइंट और ऑथराइज एन ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये जो हियरिंग ऑफिसर होगा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का होना चाहिए या प्रोवेंशनल मैनेजमेंट सर्विस का होना चाहिए। अब यहां पे आगे क्या कह रहा है, ऑफ बेसिक स्केल 17 और अबव, 17 या उससे ज्यादा स्केल का होना चाहिए, ये हियरिंग ऑफिसर होगा। और ये जो हियरिंग ऑफिसर होगा इन द सब डिवीजन, अब डिवीजन पे तो बोर्ड बन रहा है, तो जो सब डिवीजन होती है, सब डिवीजन क्या होती है, वो तहसील समझ लें, तहसील लेवल पे, तहसील लेवल पे क्या होगा, हियरिंग ऑफिसर होगा। और हु शैल बी कंपिटेंट टू हेयर, वो सुनेगा एंड डिसाइड रिप्रेजेंटेशंस फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट, और वो क्या करेगा, सुनेगा और फैसला करेगा। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे क्या होते हैं, जज साहबान होते हैं, वो तहसील लेवल पे भी होते हैं, तो वो तहसील की जो अदालत होती है उसमें वही जज साहबान फिर सुनते भी हैं, फिर क्या करते हैं, फैसला भी करते हैं। हियरिंग ऑफिसर आप इसको यही समझ लो कि जज साहब है। फिर इसी तरीके से आगे देखो, एन अफेंडर और एन अग्रीव्ड पर्सन मे फाइल अ रिप्रेजेंटेशन। अब जो जिसने जुर्म किया है वो, या जो अग्रीव्ड पर्सन है, जो मुतासरा शख्स है, जो मुतासरा शख्स है, वो क्या करेगा, वो एक मे फाइल रिप्रेजेंटेशन, वो अपनी नुमाइंदगी को जाहिर करेगा, किसके सामने, हियरिंग ऑफिसर के सामने। क्यों करेगा, वो इस वजह से करेगा, बिफोर द हियरिंग ऑफिसर विद इन 30 डेज। अब उसके पास कितने दिन का टाइम होगा, 30 डेज का टाइम होगा कि वो अपनी नुमाइंदगी को जाहिर करे, किसके सामने, हियरिंग ऑफिसर के सामने।
और आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम एक्वायरिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि उसके ऊपर ये जो इल्जाम लगा है, ये जो जुर्म साबित हुआ है, ये जो शख्स मुतासरा है उसके क्या करे, उसकी वजह बताए या उसका क्या करे उसके बारे में वो फिर आगे चल के इसमें इनके पास अपील करने का भी हक होगा। वो अपील कैसे होगी, वो किस तरीके से होगी, वो आगे चल के देखेंगे। तो यहां पे कॉज ऑफ एक्शन इन द फॉलोइंग मैटर्स, वो फॉलोइंग मैटर्स जो हैं वो फिर नीचे बता रहा है कि इनमें से ये जो मैटर्स हैं वो उनकी क्या करेगा, यहां पे सफाई देगा एक तरह से। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट, फिर इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट इसमें यह कह रहा है कि व्हाट इज एन इन्फोर्समेंट स्टेशन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत इन्फोर्समेंट स्टेशन क्या है, व्हाट इज इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है, अगर इसकी बात करें, एनी प्लेस और प्रेमिसेस, कोई भी जगह, कोई भी प्रेमिसेस, नॉट इंक्लूडिंग अ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के अलावा, पुलिस स्टेशन के अलावा। अब यहां पे देखो सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 क्या कह रहा है, सेक्शन 19 यही कह रहा है, इन्फोर्समेंट स्टेशंस की बात कर रहा है। अब यहां पे देखो द गवर्नमेंट शैल, गवर्नमेंट से क्या मुराद है, पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। द पंजाब गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन क्या करेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी, नोटिफिकेशन करेगी, एस्टैब्लिश और डिक्लेयर, या तो वो एस्टैब्लिश करेगी या किसी भी इमारत को, किसी भी जगह को डिक्लेयर करेगी। क्या डिक्लेयर करेगी, एनी प्लेस और प्रीमिसेस नॉट इंक्लूडिंग अ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन नहीं होगा। और फिर यहां पे याद रखिएगा जनरली और स्पेशली, जनरल भी हो सकता है या स्पेशली भी हो सकता है। टू बी एन इन्फोर्समेंट स्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट, जिस तरीके से थाने हैं इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से एक इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा, इसी तरीके से क्या होगा, इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा। ये जो इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा ये थाने वाली इमारत पे नहीं हो सकता, इसके अलावा बाकी जहां पे भी गवर्नमेंट क्या करे, नोटिफिकेशन के जरिए उसको एस्टैब्लिश करे या डिक्लेयर करे, वो गवर्नमेंट की मर्जी है। और गवर्नमेंट कौन सी होगी, गवर्नमेंट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट होगी। अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है देयर मे बी वन और मोर इन्फोर्समेंट स्टेशन, यानी कि एक या एक से ज्यादा इन्फोर्समेंट स्टेशन हो सकते हैं फॉर ईच सब डिवीजन, हर एक सब डिवीजन के अंदर। अब सब डिवीजन कौन सी है, तहसील लेवल की बात कर रहा है, तहसील लेवल की। फिर यहां पे देखो सच टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जिस तरीके से जुरिस्डिक्शन की बात करेगी उसके तहत कायम किए जाएंगे। और ये गवर्नमेंट कौन सी है, फिर बार बार कह रहा हूं ये गवर्नमेंट कौन सी है, ये पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, क्योंकि ये जो लॉ है पंजाब का है, तो पंजाब गवर्नमेंट ही आपने याद रखना है और वो पंजाब गवर्नमेंट की ही बात करेगा। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे फिर वो क्या कह रहा है, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इससे रेलिवेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल कंसिस्ट ऑफ। अब एक इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है उसमें कौन होगा, अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको यहां पे पुलिस स्टेशन की बात करता हूं। पुलिस स्टेशन की जब बात करता हूं, एक क्या होता है, एसएचओ होता है। अब एसएचओ को क्या करते हैं, अगर एसएचओ की बात करूं तो एसएचओ जो होता है वो 16 स्केल का होता है। अब यहां पे एसएचओ बाज दफा क्या करते हैं, बाज दफा वो सब इंस्पेक्टर को लगा देते हैं, सब इंस्पेक्टर को कहते हैं आप एसएचओ, तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। एसएचओ से फिर नीचे कौन होता है, ये 16 स्केल का है। एसएचओ से नीचे कौन होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। सब इंस्पेक्टर जो है ये 14 का होता है। फिर सब इंस्पेक्टर के बाद क्या होता है, एएसआई होता है जो कि 11 स्केल का होता है। फिर एएसआई के बाद क्या होते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, बाकी इस तरह से होते हैं। तो यहां पे भी यही समझो, यहां पे क्या कह रहा है, ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल कंसिस्ट ऑफ, तो यहां पे एक एसडीओ होगा, एक एसडीओ होगा। तो एसडीओ की बात कर रहे हैं जिसका आपने पेपर देना है, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा जो एसएचओ समझ लो। फिर इसी तरीके से एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा जो कि सब इंस्पेक्टर है। फिर इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि एएसआई साहब है। फिर इसी तरीके से आगे देखो सर्जेंट्स हैं, सर्जेंट्स हुई, वहां पे तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल वगैरह की बात करते हैं, यहां पे सर्जेंट की बात होगी। और यहां पे स्पोर्ट स्टाफ होगा, जो बाकी मतलब स्पोर्ट स्टाफ होगा वो जैसे थानों में मतलब दर्जे चहारम की सीट्स होती हैं तो उनकी बात कर रहा है। तो यहां पे देखो, अब यहां पे देखो कि वन सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा जिसको एसडीओ कहा जाएगा, और ये नॉट बिलो द रैंक ऑफ बेसिक स्केल 16। ये जो एसडीओ होगा ये 16 स्केल का होगा। ये कौन से स्केल का होगा, 16 स्केल का होगा।
और एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात करें तो इसका स्केल 14। और इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात करें तो इनका स्केल जो है वो 11। एएसआई, फिर इसी तरीके से सार्जेंट का 7, कांस्टेबल का 7 स्केल होता है। और फिर इसी तरीके से बाकी क्या है, सपोर्ट स्टाफ है। यहां पे क्या है, सपोर्ट स्टाफ है। अब जरा इसकी मैं आपको आसान कर देता हूं, वो पेपर में एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, सबसे बड़ा कौन सा है, डीजी का स्केल कौन सा है, 19 या उससे अबव। फिर डीजी के बाद अब कौन आएगा, ऑथोराइज्ड ऑफिसर आएगा। क्या आएगा, ऑथोराइज्ड ऑफिसर आएगा। इसका स्केल 18 या उससे अबव। फिर इससे नीचे जो है वो हेयरिंग ऑफिसर होगा। हेयरिंग ऑफिसर की जब हम बात करते हैं तो हेयरिंग ऑफिसर का स्केल 17 या उससे अबव। और फिर कौन होगा, फिर एसडीओ साहब होंगे, यही एसडीओ 16 स्केल, या मतलब वो यहां पे नॉट बिलो द रैंक ऑफ 16 स्केल। फिर एसडीओ से नीचे कौन होगा, ई होगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का 14। फिर कौन होगा, आईओ होगा, आईओ का 11। फिर सर्जेंट की जब बात करते हैं सर्जेंट, इनका स्केल 7। तो इस तरीके से ये इनकी क्या है, इनकी हायरार्की है। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से इनकी हायरार्की है। और ये आपको पता हो, डायरेक्टर जनरल जो डीजी होगा वो 19 या उससे अबव, और जो ऑथराइज्ड ऑफिसर वो 18 या उससे अबव, और हेयरिंग ऑफिसर जो है वो 17 या उससे अबव। फिर इसी तरीके से एसडीओ जो है ये 16 स्केल, ईओ जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर 14, आईओ 11 और सार्जेंट जो है वो 7 स्केल। इसी से फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू पीरा एक्ट 2024 व्हाट इज द प्रोसीजर एट हियरिंग। अब हियरिंग का प्रोसीजर क्या होगा, तो हियरिंग का प्रोसीजर जो है कंडक्टेड समरली क्या किया जाएगा, उसको कंडक्ट किया जाएगा। और यहां पे याद रखो, कानून शहादत 1984 शैल नॉट अप्लाई। कानून शहादत जो है, जो 1984 वाला है, वो अप्लाई नहीं होगा। अब यहां पे देखो, अगर यहां पे हम बात करें तो ये सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन 17 है। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 17 है। इसमें क्या कर रहा है, प्रोसीजर एट हियरिंग सेव एज मे बी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, हियरिंग्स शैल बी कंडक्टेड समरली एंड कानून शहादत 1984 शैल नॉट अप्लाई। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि ऑल द प्रोसीडिंग्स, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, मे बी ऑडियो, वो ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो हो सकती है, रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, वो उसको मतलब क्या कह जाएंगे, रिकॉर्ड भी किया जाएगा। कौन, बाय द हियरिंग ऑफिसर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। क्यों, इस वजह से कि ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखा जाए, ट्रांसपेरेंसी में कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए। और एंड फॉर पर्पसेस ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स, यानी कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई है उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाए। और इसी तरीके से देखो, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर मे अटेंड द हियरिंग। अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो हियरिंग को क्या कर सकता है, अटेंड कर सकता है, लेकिन बट इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड नहीं है टू डू सो, ऐसा नहीं करेगा। तो यहां पे आगे क्या कह रहा है, अनलेस स्पेसिफिकली आस्क्ड टू अटेंड बाय द हियरिंग ऑफिसर। अगर उसको हियरिंग ऑफिसर कहेगा कि तुमने अटेंड करनी है तो वो अटेंड करेगा, अदरवाइज वो पाबंद नहीं है। फिर यहां पे देखो, रिटन एंड ओरल एविडेंस शैल बी सबमिटेड बाय एनी पर्सन एट द हियरिंग, यानी कि जबानी भी और लिखे हुए भी एविडेंसेस जो है वो शख्स क्या कर सकता है, वो सबमिट करा सकता है। तो इसमें यही सारी चीजें हैं जो कि आपने याद रखनी है कि कानून शहादत जो 1984 वाला ये अप्लाई नहीं होगा, और उसके बाद जो मतलब हियरिंग होगी वो क्या होगी, वो कंडक्ट की जाएगी समरली। तो ये आपसे इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं।